नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार नीलमणि है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूं और साथ में मेरे एक और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र द्विवेदी हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे शब्द पे बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो शब्द है डीप स्टेट। सोशल मीडिया पे जाइए, अखबारों में जाइए, इसकी सुर्खियां जो है ना, ये शब्द जो है वो सुर्खियां बटोरते जा रहा है। आखिर में क्या है डीप स्टेट, क्यों है डीप स्टेट, किस लिए है डीप स्टेट, और ये डीप स्टेट वर्ड अचानक से आया है या पहले से मौजूद है? क्या है डीप स्टेट? अगर एक शब्द में, एक लाइन में या आपके द्वारा अगर परिभाषित करना हो तो क्या है डीप स्टेट? देखिए, डीप स्टेट शब्द वो होता है कि हम सुनते हैं ना, जो सरकारें होती हैं दुनिया में आज तक सुनते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, साम दाम दंड भेद। अपने काम को निकालने के लिए आप हर तरीका आजमाते हैं, हर हथकंडा आजमाते हैं। उसी में एक शब्द है डीप स्टेट। जो काम आप सीधे तरीके से नहीं करवा सकते, दुनिया की नजरों में आके नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आपकी छवि खराब होती है, उसके लिए आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो पर्दे के पीछे रह करके उन कामों को अंजाम देते हैं आपके हित के लिए। एक सीधे शब्द में अगर परिभाषा दी जाए तो ये है इसकी डीप स्टेट। और ये डीप स्टेट चर्चा में क्यों आया? क्या हम ये कहें कि इस डीप स्टेट के पीछे सबसे पहले और सबसे बड़ा कोई है तो सुपर पावर अमेरिका है? पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व चलता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शब्द का या इस हथियार का, जिसको हम हथियार भी कह सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका करता आया है और करता रहा है। अभी जब 22 जुलाई में, आपको याद होगा, तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन जुलाई में जब एक कैंपेन में थे ट्रंप, तो उनको गोली मारी गई, उन पर शूट आउट हुआ था। उसके बाद ट्रंप ने बड़ा मुखर होकर के कहा कि और वहां के सोशल मीडिया में, वहां के अखबारों में ये सब चर्चाएं आई कि ये काम डीप स्टेट का है, ट्रंप पर गोलीबारी का, जो भी बच गए वो। तो उससे पता चलता है कि डीप स्टेट अमेरिका में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहीं के लोगों ने इस बात का जिक्र किया। और डीप स्टेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो, जैसे अब बात आप अमेरिका की कर रहे हैं और ट्रंप की कर रहे हैं, तो डीप स्टेट के बारे में कहा जाता है कि वो एक त्रिकोण है। त्रिकोण किसका? FBI का, CBI का और अमेरिकी विदेश विभाग का। ये सब अनऑफिशियली है, ये ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियली है। लेकिन ये लोग दूसरे देशों में सरकार को अस्थिर करने के लिए शुरू से प्रयासरत हैं और करते आए हैं। इसमें जो लोग भी काम करते हैं डीप स्टेट के लिए, वो ऑब्वियसली FBI, CIA, अमेरिकन आर्मी, ये सब मिले हुए होते हैं। वहीं के ऑफिसर्स होते हैं जो असंवैधानिक तरीके से उस चीज को ऑपरेट करते हैं। अब मैं एक आपको उदाहरण दूं, अगर बांग्लादेश का, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, जो कि चुनी हुई सरकार थी उनकी वहां पर, तो इसके पीछे भी कहा जाता है कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो काम कर रहा था। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसके पीछे कहा गया कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश उसको जमीन दे, अपना स्पेस दे एयरबेस के लिए। अच्छा, ठीक है। तो शेख हसीना चूंकि भारत से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहती थी जिससे कि भारत को कोई दबाव पड़े। जैसे पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को स्पेस भी देता था, सब कुछ करता था वो। तो शेख हसीना ने उस चीज के लिए इनकार कर दिया, उनके ऊपर बहुत दबाव आया, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब जब संवैधानिक तरीके से या जो बातचीत का जरिया था उससे जब मना हो गया, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने डीप स्टेट का इस्तेमाल किया और वहां पर तख्ता पलट करवा दिया। उसकी वजह क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। कुछ छात्र नेता 5-6 आए, 200, 2000 लोग आए और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और सब कुछ उन्होंने बदल दिया। ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल कि एक छात्रों का संगठन आकर के इतनी बड़ी किसी चुनी हुई सरकार को गिरा देगा? तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ताकत काम कर रही थी, और वो ताकत कहा जा रहा है कि अमेरिका का डीप स्टेट था। तो उससे दो फायदे हुए। एक तो शेख हसीना और बांग्लादेश को मैसेज दे दिया अमेरिका ने कि हमारे बिना आप कुछ भी करोगे तो आपको स्थिर नहीं रहने देंगे। दूसरा नुकसान यह हुआ कि वहां की अस्थिरता का भारत के ऊपर असर आता है। आपके यहां घुसपैठ बढ़ जाती है, आपके यहां बांग्लादेशी आने लगते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम ये कहें कि जो बांग्लादेश में अस्थिरता हुई, या बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, या बांग्लादेश में जो सरकारें हटी, या शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, वो उसके पीछे मकसद कहीं ना कहीं इंडिया को भी डैमेज करने का था। बिल्कुल। अमेरिका का एक ही रूल है, वर्चस्व दुनिया में और पैसा, दोनों चीजों को छोड़ नहीं सकता है। तो अमेरिका दादा बने रहना चाहता। उसकी एक प्रवृत्ति रही है शुरू से कि जो वो कहे वो कोई भी देश सामने वाला उसको मान ले। वो कहे कि ये करना है तो करेंगे, ये नहीं करना तो नहीं करेंगे। इसीलिए एक घटना मुझे याद आती है, ब्रिक्स में अभी जो डॉलर को लेके कुछ कहा गया, तो अमेरिका को इतनी मिर्ची लग गई कि वो पनपना गया पूरा। एक करेंसी लॉन्च करने की बात थी ब्रिक्स देशों की। बिल्कुल। अब उसमें बहुत बड़ी आबादी आती है ब्रिक्स देशों में, तो अमेरिका को जो है मिर्ची लगी, क्योंकि उसके डॉलर को हानि होगी।
जितना बड़ा ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है और बड़ी पॉपुलेशन का वो प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया में। तो अगर वहां एक करेंसी आती तो डॉलर को डेफिनेटली लॉस होता। आज की डेट में डॉलर ही दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी, बड़ी इन द टर्म वैल्यू में नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो अमेरिका को वो खराब लगा, इसलिए उसने किया। अब अमेरिका क्या है कि भारत एक ग्रोइंग पावर है। हम बार बार बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और दुनिया में अपना वर्चस्व भारत का बढ़ा है, तो ये चीज़ अमेरिका को खलती है। और उसकी वजह क्या है, मैं आपको पिछले उदाहरण देता हूं। अभी बीच में जब आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उस वक्त अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की, आप अमेरिका रूस से पेट्रोलियम आप पदार्थ नहीं लेंगे, भारत को कहा उसने। बहुत ज्यादा दबाव डाला था। हाँ, डाला था ना दबाव, लेकिन भारत, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था कि रूस जो है वो सस्ते दामों पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था, कई मुल्कों को दे रहा था, भारत को भी ऑफर किया, भारत ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। हाँ। लेकिन अमेरिका दबाव बनाया जा रहा था लगातार कि नहीं आप नहीं लेंगे। हाँ, तो अब इसमें अमेरिका का तो कोई हित है नहीं। अमेरिका भारत पे दबाव डाल करके अगर ये काम करवा लेता तो भारत को कितना नुकसान होता, आपकी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होता, आप समझ सकते हैं। रूस को सिर्फ इकोनॉमिकली ये नुकसान पहुंचाना चाह रहा था कि उसके पास पैसे ना पहुंचे। दोनों को, सिर्फ रूस को नहीं, रूस को पैसा ना मिले, युद्ध में है वो देश, पहले ही पिछड़ चुका है 50 साल, पैसा नहीं आएगा तो और बर्बादी होगी, और भारत का पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो, आपके ऊपर बर्डन आए। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। लेकिन हमारी सरकारों ने इस बार सख्ती दिखाई और उसकी बात अमेरिका की नहीं सुनी। तो नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका दूसरे हथकंडे अपनाता है। अभी आपने देखा होगा, डीप स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर सीधे तौर पर भारत ने मना कर दिया तो अभी अडानी के खिलाफ हमारी जो अडानी की कंपनियां हैं उनमें अमेरिका में एक रिपोर्ट आई कि इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश की गई वहां। उससे क्या हुआ कि जो अडानी कंपनियों के शेयर्स थे वो औंधे मुंह गिर गए जाकर। तो इससे क्या हुआ कि एक तो जो आर्थिक नुकसान हुआ लोगों का, शेयर मार्केट में जो जिन्होंने मध्यम वर्ग ने पैसा लगाया, जिसने भी लगाया, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो फेक हो गई। बाद में उससे कुछ नहीं हुआ, और फिर वापस धीरे धीरे शेयर्स ऊपर आने लगे। वो मैंने कहा ना कि आर्थिक रिकवरी तो हो गई, लेकिन बहुत से लोगों को पैसा भी डूब गया। लेकिन जो आपकी कंपनी की इमेज दुनिया में टार्निश की गई, खराब की गई, उसका कोई रिम्बर्सेबल नहीं है ना, वो कोई रिकवरी नहीं है ना उसकी। जिन्होंने रिपोर्ट में पढ़ लिया कि खराब है वो तो मान के चल रहे हैं, आपने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी बाद में। तो अडानी पूरी दुनिया में अगर उस कंपनी अपना विस्तार कर रही है बिजनेस का और आपने उसका नाम खराब कर दिया तो आपको आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। ये भी डीप स्टेट करता है। नहीं तो डीप स्टेट क्यों, अब बात करें अगर भारत की, तो भारत में अचानक से ये डीप स्टेट का मुद्दा क्यों आ गया? क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की सरकार है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ की सरकार में सबसे ऊपर वाली पार्टी है जो बीजेपी, उसने एक 16 पन्नों का थ्रेड, आप कह लीजिए एक थ्रेड जारी किया जिसमें उसने अमेरिका के डीप स्टेट पे लगातार अटैक किया है। तो इस अटैक के पीछे की वजह क्या है? क्या ट्रंप ने जो अभी बोला कि हम टैक्स बढ़ाएंगे भारत पे, अभी 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। ट्रंप हमारा, मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती थी, जो भारत अमेरिका की जो दोस्ती थी, क्या आप उसको दोस्ती मानते हैं या कुछ और मानते हैं? देखिए, राजनीति में ना दोस्ती फायदे नुकसान पर निर्भर करती है। फायदा है तो दोस्ती है, वरना नहीं। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। और अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। उसको जहां लाभ होगा वो वहां जाएगा, जहां नुकसान होगा वहां से कन्नी काट लेगा। तो अब जो आप बात कर रहे हैं 16 पन्नों की, जो बात 16 पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं आप, वो इसलिए की गई कि समाज की एक आदत होती है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो उसकी 4 लोग टांग खींचने वाले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भारत ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, तीनों तरह से जब उसकी एक्सेप्टेंस दुनिया में बढ़ रही है तो अमेरिका को इससे खतरा महसूस होता है। और इस दक्षिण एशियाई रीजन में चाइना एक बड़ी पावर है। तो अगर भारत आगे बढ़ेगा तो चाइना भी दबेगा, बांग्लादेश भी दबाओ तो दबा ही हुआ है, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका को यह चीज हजम नहीं होती है, वो हमेशा चेक एंड बैलेंस की राजनीति करता है। तो उसको लगता है कि भारत को ऐसे मुद्दों में फंसा के रखो, आप यहां पर अनस्टेबिलिटी रखो, आप पड़ोसियों को अनस्टेबल कर दो, चाइना से आप विवाद करवा दो। तो उससे क्या है कि आप अपनी एनर्जी जो आप आगे ग्रोथ में लगानी चाहिए, डेवलपमेंट में लगानी चाहिए, उस एनर्जी को आप इन सब चीजों में खपा देंगे अपनी। तो ये डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका का। और रही बात धमकी देने की कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स लगा देंगे, ये तो आप ऑफिशियली बात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध आज की डेट में लगा सके। उसका कारण भी आपको बता देता हूं। हम अमेरिका से अगर 10 रुपए कमाते होंगे ना,
तो अमेरिका हमसे 1000 रुपए कमाता है। इसीलिए वहां त्राहिमाम मच जाएगा, वहां त्राहिमाम मच जाता है, क्योंकि हम जितने बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, वहां जितनी हाँ। टेक्सटाइल हमारे यहाँ से जाती हैं, जितनी दवाइयां हमारे यहाँ से जाती हैं अमेरिका में, अगर वो बंद हो गई, वो या रुक गई किसी कारणवश, तो वहां त्राहिमाम मच सकता है। नहीं अभिषेक, आप ये बात कर रहे हैं कि आप जो देते हैं उनको, हाँ। ये तो आप दे रहे हैं जी उससे हमको फायदा होता है। जी मैं बात कर रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की हैं, जो भारत में इतना बड़ा धंधा कर रही हैं, चाहे उसमें गूगल हो, चाहे उसमें माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे उसमें फोर्ड हो, चाहे उसमें नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, हर गांव गांव तक फैली हुई हैं, कितना धंधा करके यहाँ जाती हैं, कितना पैसा लेके जाती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। भारत क्यों ताकत है दुनिया में? क्योंकि आपके पास कस्टमर बेस है, कस्टमर किंग है, 140 करोड़ की आबादी 140 है। करोड़ की आबादी है, आपके पास स्कोप है, आपके पास खरीदार हैं। अमेरिका में खरीदार नहीं है, 35 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, कितना बेच लोगे आप और क्या कर लोगे? तो आप जितना बड़ा बाजार हैं, उससे उस स्थिति में आपसे पंगा इसी लेने, बाजार हित को भारत देखते हुए ही जो कर रहा है वो कदम उठा रहा है। बिल्कुल भाई भारत अपना हित तो देखेगा ना, बिल्कुल देखना चाहिए। अगर हम वहां से चीजें आ रही हैं या वहां की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, तो भारत अपने 140 करोड़ आबादी का हित देखेगा सबसे पहले। बिल्कुल देखना भी चाहिए। तो मैं वही आपको उदाहरण दे रहा था कि डीप स्टेट या कोई भी स्टेट काम करे, अमेरिका भारत पर उस तरह से एक्शन नहीं ले सकता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। जब हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था, आपको याद होगा। उस प्रतिबंध के लिए भारत ने तो कोई अपील नहीं की, कोई अपील नहीं की। अब बल्कि ये कहा गया कि हम सूखी रोटी खा के काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने आप अमेरिका ने 1 साल बाद वो प्रतिबंध हटा दिया भारत पर से। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसको भी खौफ होने लगा कि ऐसे प्रतिबंध अगर हमारे ऊपर भी, अगर हमारी कंपनियों के ऊपर आने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रतिबंध ना भी लगाता भारत जी, लेकिन आपकी जो कमाई, आप लाखों डॉलर अरबों डॉलर कमा रहे थे इस देश से आपकी कंपनियों के जरिए, वो सब आपने प्रतिबंध लगा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो उसको लगा कि ये तो उल्टा पड़ गया दांव, ये तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, इनका तो कुछ होना नहीं, कृषि प्रधान देश है, खा पी के सूखी रोटी खा काम कर लेंगे लोग, लेकिन कोक पेप्सी नहीं बेचूंगा मैं तो क्या होगा, गाड़ियां नहीं बेचूंगा तो क्या होगा। तो उसको प्रतिबंध वापस लेना। लेकिन अमेरिका क्या है, अमेरिका हमेशा ये सुपर पावर बनने के चक्कर में भारत पे दबाव तो बनाते आया है ना। भारत के जो बहुत सारी सरकारें जो यहाँ पे रही हैं, वो दबाव में भी रही हैं। जैसे एक उदाहरण मैं भी आपको दूं कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार, उससे पहले राजीव गांधी ने भी बोला था कि अमेरिका को ही कि नानी याद दिला देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ मुखर नहीं हुए, हमेशा हुए हैं, हर सरकार में हुए हैं। लेकिन नरसिम्हा राव के केस में क्या हुआ था कि वो सदन के अंदर अमेरिका के खिलाफ बोले, उसके बाद जब अमेरिका ने दबाव बनाया और अमेरिका नाराज हुआ, तो नरसिम्हा राव और उनकी पूरी टीम ने अमेरिकी विदेश विभाग को यह समझाया कि उनकी जुबान फिसल गई। तो फिर जो यहाँ के अमेरिका के मौजूदा राजदूत थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने कहा कि क्या 15 मिनट तक नरसिम्हा राव की सदन के अंदर जुबान फिसलती रही? सोचिए कि किस लेवल का दबाव हम अमेरिका का झेल रहे थे। इसी प्रेशर का झेल रहे नहीं है, झेल रहे थे, वही मैं कह रहा हूं, झेल रहे थे। गया और ये बात अमेरिका को खलती है। अमेरिका चाहता है कि जो दादा नहीं होता प्रधान एक गांव में या विधायक या सांसद, कोई जो पंचायत लगाता है, 4 आदमियों में झगड़ा हुआ तो बैठाएगा, बोलेगा अच्छा तुमको ये करना, तुमको नहीं करना, बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई जी। तो अमेरिका की वो आदत रही है जी, वो वही चाहता है। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति अपनाता है, उसमें डीप स्टेट भी एक तरीका है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो आपने वियतनाम वॉर जब हुई थी अमेरिका के साथ, जिसमें कि अमेरिका को बहुत बड़ी डिफीट मिली थी, मतलब ऐसी हार अमेरिका को कभी नहीं मिली, वो जाकर के वहां फंस गया। एक अफगानिस्तान ऐसा था जहां अमेरिका फंसा, और दूसरा था वियतनाम जहां अमेरिका फंसा। अफगानिस्तान वाले विजुअल तो आपने देखे होंगे, लोग प्लेन पे लटक लटक के भागने को तैयार हो गए थे। ये स्थिति हो गई थी। अमेरिका गया था घुस करके मारने के लिए, वहां कब्जे के लिए, लेकिन वो फंस गया उसमें जाकर, दलदल हो गया उसके लिए। इसी तरह वियतनाम वॉर थी, वियतनाम ने इतना परेशान किया अमेरिका को, इतना परेशान किया कि उसकी सारी शक्ति ताकत जो सब भूल गया था वो। तो उसमें भी एक रिपोर्ट थी कि डीप स्टेट वहां भी काम कर रहा था। वियतनाम युद्ध बहुत लंबा खींचा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि डीप स्टेट नहीं चाहता था कि वो वॉर खत्म हो। अच्छा, हाँ, जबकि तो अमेरिका, तो फिर हम ये भी कहें कि रूस यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वो भी डीप स्टेट नहीं चाहता, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वियतनाम को वॉर को खत्म नहीं करना चाहता था, सरकार चाहती थी खत्म हो, लेकिन डीप स्टेट के लोग चाहते थे कि ये लंबा खींचे, जिससे जो उनके हथियार हैं वो बेचे जाएं, खप जाएं, पैसा मिले, जो पुराने हथियार हैं वो खप जाए, एग्जैक्टली, और जो नए हथियार हैं वो बेचे जा सके। ये और यही रूस यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन को अमेरिका ने आगे बढ़ करके उसको पोक करके, चढ़ा करके, मैं हूं, जिसे कहते हैं झाड़ पे चढ़ाना, तो चढ़ा करके युद्ध में उतार दिया। अमेरिका ने क्या किया? क्या कोई अमेरिकन सेना गई मदद करने? क्या किया? कुछ नहीं किया ना, लेकिन उसको युद्ध में झोंक दिया आपने जितने पुराने हथियार थे सब आपने खपा दिए, वहां जेलेंस्की से पैसे ले लिए,
बेकार हथियार आपने फ्री में दे दिए और हथियार अच्छे जो तो पैसे दे दिए। और आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका दुनिया में अपने देश में हर चीज, टेक्सटाइल, जूते, मोबाइल, सब कुछ बाहर से मैन्युफैक्चर करवाता है, लेकिन हथियार अपने यहां बनाता है। अब आप समझ लिए कि उसकी वैल्यू कितनी है हथियार की उसके लिए। दिन भर आप अक्सर पढ़ते होंगे गोलीबारी हो गई, गोली मार दिया, लेकिन किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया। तो उसके लिए हथियार बेचना, पैसे कमाना, अपना वर्चस्व कायम रखना दुनिया में, यही अमेरिका का फलसफा है। जो उसमें फिट बैठता है वो उसके साथ है, जो विरोध करता है उसके खिलाफ वो कुछ भी करेगा। भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट लेता है, भारत से जूते लेता है, हाँ। भारत से और भी चीजें लेता है जो उनकी सेनाओं को चाहिए, उनकी आर्मी को चाहिए, लेकिन हथियार नहीं। हथियार भारत को ही देता है और बाकी मुल्कों में भी बांटता है। क्यों? क्योंकि हथियार प्रधान देश हमेशा रहना चाहता है। और जो मैं आपको बताऊं कि इसमें अमेरिका ने जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाकी देशों को पहुंचाने की कोशिश की, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है, डीप स्टेट जो वहां का है। इस पे एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको नाम बताऊंगा, एक संस्था है, ये फ्रांसीसी खोजी मीडिया, हाँ, जो मीडिया पार्ट, वही उसकी रिपोर्ट आई थी कि जो डीप स्टेट के जो काम होते हैं उसमें 50% फंडिंग विदेश विभाग करता है अमेरिका। वो ओसीसीआरपी में एग्जैक्टली। तो ओसीसीआरपी में अगर 50% फंडिंग हो रही है तो उस फंडिंग का वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा, आपको ये भी बता दूं, इसी मीडिया पार्ट ने राफेल सौदे का जिक्र किया था अपने रिपोर्ट में, जिसके बाद इंडिया में कांग्रेस ने और मोदी के आलोचकों ने इसको मुद्दा बनाया था। बिल्कुल, ये भी एक तरीका होता है। जब आप ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारी जो एयरफोर्स है, राफेल के आने से पहले उसकी स्थिति बहुत खराब थी। आपके पास फाइटर प्लेन नहीं थे। इसमें झूठ बोलना और बातें करना अलग चीज होती है, लेकिन धरातल पर चीजें बहुत खराब थी। तो अब अमेरिका, अगर आपके पास राफेल आ रहा है तो आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, आपके पड़ोस में चीन है, जिनसे आपकी सीधी दुश्मनी है, जो आपके पारंपरिक दुश्मन है, पैदा होते ही दुश्मन बने थे आप। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत मजबूत हो या उसका सौदा हो। और दूसरी पीछे वजह यह थी कि जो उसकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वहां से जो F-16 या उससे ऊपर के जो वर्जन थे, आप भारत सरकार वो खरीदे। उसके लिए बहुत दबाव डाला गया भारत पर, लेकिन भारत नहीं माना। तो उसने एक डीप स्टेट का इस्तेमाल करते हुए राफेल के खिलाफ एक ऐसा गुबार पैदा किया, भ्रष्टाचार के नाम पर, करप्शन के नाम पर, कि यहां का जो विपक्ष था वो भी पीछे पड़ गया और दुनिया में पूरी चर्चा होने लगी। और निकला कुछ नहीं, सब फेक। सब इतनी जांच हो गई, तफ्तीश हो गई, उसमें कोई भी करप्शन का मामला नहीं निकला। तो इससे दिखता है कि डीप स्टेट ने कैसे काम किया उस एंगल पर। अब हम वापस अगर मौजूदा दौर की बात करें तो आज की तारीख में डीप स्टेट की चर्चा भारत में क्यों अचानक से होने लगी? भारत में इसीलिए चर्चा होने लगी क्योंकि आपकी ग्रोथ को रोकना, आपको अनस्टेबल करना, ये पहली कोशिश है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, जो भी आपके दुश्मन है, वो चाहते हैं कि आप ग्रो ना करें, आप दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ना बने, आपका वो स्थान दुनिया में ना हो जो आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बाधाएं डालने के लिए ही डीप स्टेट का इस्तेमाल होता है। क्या डीप स्टेट हमारे देश की सरकारों, मतलब विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, उनको भी इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा आपको लगता है क्या कि क्या उनको विपक्ष भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है? ये भी आप कह सकते हैं। देखिए, 2022 में राहुल गांधी ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि भारत में डीप स्टेट काम करता है और उसका प्रभाव संस्थानों पर पड़ता है। तो अगर राहुल गांधी ये बात मान रहे हैं कि डीप स्टेट करता है, उनके पास साक्ष्य हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका एक बयान आया, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत में डीप स्टेट काम कर रहा है और किसी का इन्फ्लुएंस हो जाना किसी वजह से, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो अपने फायदे के लिए देश और सरकार और लोगों से धोखा करते रहे हैं। तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब ट्रंप की बात कर ले, ट्रंप भी, जैसे आप कह रहे हैं, ट्रंप पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने कहा कि ये डीप स्टेट का काम है। और ऐसा सुनने में आया है कि ट्रंप ने जो एलन मस्क और विवेक रंगास्वामी का एक जो ग्रुप बनाया है, उनको इसीलिए बनाया है कि डीप स्टेट को खत्म करें। तो क्या ट्रंप जब 20 जनवरी को शपथ लेंगे तो डीप स्टेट को खत्म करना चाहेंगे या इसी डीप स्टेट का इस्तेमाल करेंगे फिर वही करने के लिए जो अभी तक वो हो कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब ट्रंप पर हमला हुआ, ट्रंप ये लकीर है, पहले ट्रंप इस लकीर के इधर थे, अब इस लकीर के इधर आ गए हैं। पहले वो एक उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, अब वो एक राष्ट्रपति हैं, मतलब शपथ लेंगे, होंगे। तो जो चीजें उनके अगेंस्ट थी उस समय उन्होंने बोला। अब जब वो एक कुर्सी पर बैठ गए, सत्ता पर बैठ गए, जब उनको अमेरिका का हित देखना है पूरी दुनिया में, तो इसमें संशय पैदा होता है कि वो करेंगे जो उन्होंने कहा था। मेरा सीधा सा मानना है, अब वो अमेरिका का हित देखेंगे और उस हित में डीप स्टेट का इस्तेमाल भी शामिल होता है।
मुझे भरोसा नहीं है कि ट्रंप उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रंप का कैंपेन ही इस लाइन पर चला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका के लिए जो अच्छा है वो करेंगे, उसे महान बनाएंगे, जिसके लिए वो जाना जाता था, जिस दादागिरी के लिए दुनिया में अमेरिका की पहचान थी, वो वही करने की हम कोशिश क्या ये करेंगे। माने कि अमेरिका जो है जब ट्रम्प शपथ ले लेंगे तो जो यारी, जो दोस्ती, जो भारत के प्रति उनका प्यार पिछले चुनाव में, इस चुनाव में थोड़ा कम दिखा, पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा दिख रहा था, वो दिखेगा? या फिर जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ हित के हिसाब से, अगर हित प्रधान हुआ तो दिखेगा, हित प्रधान नहीं हुआ तो नहीं दिखेगा? मैं तो बार बार कहता हूं, राजनीति हमेशा हित पे आधारित होती है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो। पूरी दुनिया में। पहला राजनीति का मकसद होता है सत्ता, और दूसरा मकसद होता है अपना हित। अपना मतलब अपना व्यक्तिगत और देश का। तो जो दोस्ती दिखती है कैमरे पर या सामने दिखती है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। उस दोस्ती के भी कई समीकरण होते हैं। ऐसी दोस्ती नहीं मिलती, ऐसी लोग हाथ नहीं मिलाते, ऐसी गले नहीं मिलते हैं। इस गेस्चर का पूरी दुनिया में एक संदेश जाता तो है। राजनीति में इसका मतलब दोस्ती होती ही नहीं। राजनीति में किसी से दोस्ती नहीं होती। आप काम के हैं तो मेरे दोस्त हैं, आप काम के नहीं हैं तो मैं डीप स्टेट का इस्तेमाल करूंगा और आपको साइड कर दूंगा। जो भी देश विरुद्ध में जाएगा उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, साम दाम दंड भेद अपनाऊंगा, और मैं अपना हित पहले रखूंगा आगे। अच्छा, तो आप भी हैं, आप भी 10 समाज में 10 लोगों से मिलते होंगे, लेकिन आप जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, शायद किसी व्यक्ति से जो आप मिल रहे हैं अच्छे से, उसके लिए आपकी वो सोच ना हो अंदर से, लेकिन दिखाने के लिए करना पड़ता है आपको कई बार। 20 जनवरी के बाद जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज शुरू हो जाएगा, वो शपथ ले लेंगे, वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत पे जो उन्होंने बार बार वो जो गीदड़ भभकी देते हैं कि टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत टैक्स लेता है, ये संभव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप टैक्स बढ़ा, ये एक हथियार है धमकी जो अमेरिका इस्तेमाल करता आया है दशकों से। जो गरीब देश हैं, जो दबे कुचले देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, वो उस धमकी में आ जाते हैं। आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पहले, उस टैक्स से और उस फैसले से आपको ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी आर्थिक तौर पर, ना कि हमें। हमारा तो अभी भी, आप जो व्यापार घाटा होता है, जिसको बोलते हैं कि हमने 100 रुपए का सामान बेचा और 150 रुपए का खरीदा, तो हमारा व्यापार घाटा अभी भी ज्यादा है। 50 रुपए हमको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो हमारा तो व्यापार घाटा ही है ज्यादा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें उनसे लेते हैं। तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपका, जो आपकी ये कंपनियां, लेकिन जो चीजें हम लेते हैं वो एसेंशियल चीजें हैं। सपोज दैट अमेरिका ने उन पर टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो फिर हमारा भी तो नुकसान इकोनॉमिकली हुआ ना, कि हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो आज 50 करते हो सकता है कल को 100 करना पड़ जाए। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप जो लेते हो, आप लिमिटेड चीजें लेते हो उनसे। उसकी कंपनियां जो यहां से पैसा लेके जा रही हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में लेके जा रही है। अगर ये ट्रेड वॉर होगी और आपने पैसा बढ़ा दिया तो क्या होगा? आपने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा? जिसकी बात ट्रंप कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, अगर आपने भी इजाफा कर दिया तो क्या होगा? तो उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अगर 1000 रुपए का माल खरीद रहे हो तो आप ज्यादा टैक्स दोगे। मैं अगर 300 का माल खरीद रहा हूं तो मैं कम टैक्स दूंगा। ठीक है, अब लास्ट आते हैं डीप स्टेट पे फिर से। क्या डीप स्टेट को लेकर आपका लास्ट कमेंट क्या होगा? क्या हो सकता है, हम क्या पाने? देखिए, डीप स्टेट तो एग्जिस्ट करता है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं है। और ये आज से नहीं करता, ये सदियों से करता रहा है। पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, वो भी अपने गुप्तचर रखते थे, अपने आदमी रखते थे, दूसरे की सभाओं में लोग रहते थे उनकी, और उनके इशारों पे काम करते थे। ठीक उसी तरह आज अगर मॉडर्न टाइम में कहा जाए तो डीप स्टेट यही होता है। ऑफिसर्स होते हैं, जो कंपनी, जो संस्थान है, चाहे वो FBI हो, चाहे वो CIA हो, उनके ऑफिसर्स होते हैं जो अपने देश के हित के लिए, अपनी पॉलिसीज को लागू करवाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो पर्दे के पीछे रहें और उनके हितों के मुताबिक काम करते रहें। उसके लिए क्या होता है, आपने इसके लिए टूल्स भी होते हैं। टूल्स ये होते हैं कि आप सीधे तो किसी को दे नहीं सकते। आप कोई NGO है, कोई और संस्था है, उसके साथ आप बात करते हैं पर्दे के पीछे, और वो आपके हितों के लिए काम करती है पैसे लेकर के। तो आपने देखा होगा कई जगह से कि अब विदेश से पैसा आना इस देश में, बहुत सारे फर्जी NGOs थे जिन पे इस मोदी सरकार ने लगाम लगाई, बहुत सारे NGO के लाइसेंस कैंसिल किए, कार्रवाई की गई। तो वो इसीलिए की गई क्योंकि वो टूल थे। पैसा भेज दिया आपने इस देश में, विदेशी मनी फंडिंग, और उसके बाद वो पैसा कहां जा रहा है कोई नहीं जानता। कई बार ये भी चर्चाएं हुई कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है उसके लिए बाहर से पैसा आता है, आता था ना, तो उसके लिए सरकार ने एक्शन लिया। तो ये सब डीप स्टेट का काम होता है। इसमें कुछ और भी देश हो सकते हैं जिनका हित हो भारत को अस्थिर करने में, वो पैसा देते हैं और यहां उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उससे फिर अस्थिरता फैलाई जाती है।
तो ये होता रहा है, आगे भी होगा। अब सवाल ये है कि रुके कैसे। तो इसके लिए मेन चीज ये है कि सरकारों को, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनको अपना इनपुट मजबूत रखना होगा। और जैसे एक्शन लिए गए एनजीओज के खिलाफ और दूसरे संस्थानों के खिलाफ, शेल कंपनियों के खिलाफ, उस तरह की चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी भारत की इमेज और उसकी ग्रोथ पर काम हो पाएगा। अदरवाइज डीप स्टेट तो हमेशा से काम करता रहा है, और जैसे जैसे भारत की ग्रोथ बढ़ेगी, डीप स्टेट का एक्शन भी भारत में बढ़ेगा। चाहे वो पड़ोसियों को अस्थिर करना हो, चाहे आपके देश में अस्थिरता लानी हो, ये सब चलेगा। तो भारत मजबूत है, भारत ताकतवर है। भारत के खिलाफ कोई डीप स्टेट मुझे नहीं लगता कि काम कर सकता है। भारत के खिलाफ अगर डीप स्टेट काम करने की कोशिश करेगा तो हमारे एजेंसियां इतनी मजबूत है, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि ये प्रभाव हमारे भारत पे बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है, नहीं हो सकता। ऐसा हमारा और आपका, हम दोनों का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।